चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका सीए इंटर का पेपर है, ये ग्रुप सेकंड का पेपर है और पेपर नंबर आपका 6 है। जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, एक नाम है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक नाम है इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 50 नंबर का पेपर ये है, 50 नंबर का पेपर आपका ये है। कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर ये बन गया। जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्यापार को और ज़्यादा नज़दीक से जानने के लिए ये सब्जेक्ट बना है आपका। जब हम सीए की बात करते हैं, सीए के बारे में बड़ी सारी ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो तो अकाउंटेंट होता है, उसके नाम में ही अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंटेंसी का महारत ही है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। और हो भी जाएगा बंदा यार। फाउंडेशन में आप सीए पढ़े, अकाउंट्स पढ़ेंगे, इंटर में आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनल में आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले 11वीं 12वीं में आप अकाउंट्स पढ़कर आ रहे होंगे। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा। अभी भी अगर अकाउंटेंट नहीं बने तो डूब मरने वाली बात है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि भैया सीए के तो नाम में ही अकाउंटेंसी है, तो वो अकाउंटेंसी खेलता है। पर सच्चाई ये है कि इस अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को मार्केट में टेक्नोलॉजी ने बीट कर दिया है और उस टेक्नोलॉजी का नाम हमारे पास क्या आज की डेट में, उसको हम कहते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब जो सीए अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करेगा वो क्लरिकल काम के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा, लो लेवल के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा, मिडिल लेवल के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो केवल क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए काम करेगा, जिसका ज्ञान आपको सीए फाइनल के टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन में आ रही है और उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई है मैन पावर को। हर वो इंसान जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ाया है वो मार्केट से आउट हुआ है। सेम केस सीए के साथ भी है। काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आज की डेट में ऑडिट करना छोड़ दिया है क्योंकि उनके बस की नहीं है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट को समझना, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट की बारीकियों को समझना, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना। उस तरह का ज्ञान वो अर्जित नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपग्रेड नहीं करा तो मार्केट से आउट हो गए, उनको किसी और लाइन का सामना करना पड़ा। तो चलिए, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हम अकाउंटेंट हैं बिल्कुल आप अकाउंटेंट हैं, पर काम केवल आपका डिसीजन मेकिंग का ही रह जाएगा। कंपनियों को मर्ज करना है, बुलाओ सीए को। कंपनियों का लिक्विडेशन करना है, कट बैक करना है, टर्न अराउंड करना है, डाइवेस्टमेंट करना है, बुलाओ सीए को। तो ऑडिट वाला तो काम आप कर ही लेते हैं। साथ साथ दूसरा काम हमारे सीए के साथ क्या फेमस है जी, हमारा जो सीए है वो ऑडिटिंग बड़ी अच्छी करता है और उसमें दो राय वाली बात नहीं है। जब हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं तो वो अधिकार केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही होता है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। और मोदी साहब ने तो वैसे ही बड़ी खबरें बता दी हैं कि सीए के सिग्नेचर में बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है कि मोदी साहब जी के भी साइन में ताकत नहीं है। तो चलो, ये प्रोफेशन भी आपके पास आ गया। तीसरा जो हॉटमोस्ट प्रोफेशन है सीए का वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन आपको पता है दो तरह का होता है, एक का नाम डीटी है और एक का नाम जीएसटी है। इसमें सीए का कमाल ही नहीं है, कोई सीए का हाथ पकड़ ही नहीं सकता। तो डीटी के बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जीएसटी के बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन आपके पास है। टैक्सेशन की बात करेंगे, 50 नंबर का पेपर आप इंटर में पढ़ेंगे, 100 नंबर का पेपर आप फाइनल में पढ़ेंगे। आईडीटी की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे, 50 नंबर का पेपर आप इंटर में पढ़ेंगे, 100 नंबर का पेपर आप सीए फाइनल के अंदर पढ़ेंगे। तो टैक्सेशन का तो आपको भरपूर ज्ञान है। हाँ, पर कई बार सीए हमारा मार खा जाता है जब स्क्रूटनी के केस आते हैं। जब स्क्रूटनी के केस आते हैं तब वो बेचारा लॉयर के पास भागता है, अच्छे लॉयर के पास भागता है जो कि लॉ बेस्ड इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सपोर्ट करता है। पर फिर भी अभी हम मोटा मोटा कहेंगे तो सीए का टैक्सेशन में बड़ा तगड़ा होल्ड है। अब धीरे धीरे करते हैं हमारे पास एक और लाइन आ गई है मार्केट में, जिसका नाम हमारे आईसीए ने क्या दिया है, एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस लाइन के दम पे हमारा जो सीए है वो आज की डेट में एक बेहतरीन क्या बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को राय दे सकता है कि जी आपको पैसे का इनफ्लो कहाँ से लाना है
और पैसे को आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यानी आपको आउटफ्लो कहाँ लगाना है। तो ये जानकारी हमारा कौन देगा, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। अब देखो कल को आप सीए बनते हो, तो सीए बनने के बाद आप जॉब कर लीजिए, 96% लोग यही काम करते हैं। आप बिजनेस कर लीजिए, 4% लोग ये काम करते हैं। आप प्रैक्टिस में आ जाइए, बढ़िया बात है। आप अपने आप को सेल्फ गाइड कर लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर लीजिए फ्रीलांसिंग की तरह। वो आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे खोली जाती है, स्टार्टअप कैसे बनाया जाता है, सरकार से फंडिंग कैसे ली जाती है, हमें अपनी कंपनियों को मार्केट में आईपीओ में लॉन्च करना है, प्राइमरी मार्केट से हमें सेकेंडरी मार्केट में जाना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ट्रेडमार्क्स कैसे रिजर्व्ड होते हैं, वो सारी कंसल्टेंसी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और कुछ अगर नहीं मिला तो टीचर तो बन ही जाएंगे हम लोग, ये तो हमारे पास हथियार आखिरी में होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार ये जो सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी में आईसीएआई ने लॉन्च करा है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपको कंसल्टेंट बनाएगा बढ़िया वाला। और आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को राय दे देंगे, जहाँ पर आप उनको समझाएंगे कि सर आपको पैसा कहाँ से लेकर आना है और पैसा कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पे लगाना है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ट्रेडिंग करना है, वो सारी जानकारी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा ख़तरनाक इंसान होता है, उसके पास अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, ऑडिट का, लॉ का, कॉस्टिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, टैक्सेशन का, डीटी का, आईडीटी का, सबका ज्ञान होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अगर कोई इंसान बिज़नेस को चलाना जानता है बेहतरीन तौर पे, तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए जितनी भी लाइनें होती हैं उन सब का ज्ञान हमारे सीए के पास होता है। अकाउंट्स की जानकारी है, टैक्सेशन की जानकारी है, कॉस्टिंग की जानकारी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जानकारी है, ऑडिट के बारे में जानकारी है, लॉ से परिपूर्ण है ये, उसके बारे में जानकारी है। तो जो भी किसी भी कंपनी का जो बिज़नेस होता है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो सारी की सारी इन चीज़ों की मेहनत से चलेगी। और इस मेहनत का जो ज्ञान है वो हमारे सीए वाले बच्चे के पास है। तो डेफिनेटली सीए से बढ़िया बिज़नेस को चलाने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अब ये सीए हमारा अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चे सीए के जिनके पेरेंट्स काफ़ी रईस होते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि भैया बाहर क्या जाना, आप हमारी ही कंपनी में पैसा लगाइए और हमारी कंपनी में ग्रोथ करिए। और काफ़ी सारे सीए वाले बच्चे बड़े टाइट मिजाज के होते हैं। ऑलमोस्ट 96% जो सीए वाला बच्चा होता है वो टाइट होता है। उसके बाद इतना फंड नहीं होता, यंग बच्चा होता है, 21 साल का, 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का। उसके बाद इतना पैसा नहीं होता कि जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस कर सके। तो ऐसे 96% सीए लोग क्या करते हैं, बाज़ार में कंसल्टेंसी करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बिज़नेस को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सीए वाला बच्चा कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत तगड़ा रोल देखा गया है, राइट। तो एफएम की बात करेंगे। एफएम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स पर ध्यान देने की बात करता है, ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो हर एंगल से आपकी इम्प्रूव करी जा सके। तो अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो पहली बात मैं क्या बोलूँगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने में क्या माना गया है, एक प्रोसीजर माना गया है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को कंसिडर करेगा ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़िया बना सके। जैसे हमारी हेल्थ बढ़िया होगी तभी हम जीवन में कामयाब होंगे, उसी तरह से किसी कंपनी को अगर बढ़िया बनाना है तो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स का बढ़िया होना हाईली रिक्वायर्ड है। कंपनी अगर लॉसेस में जा रही है, कंपनी का हाल वोडाफोन आइडिया की तरह है, कंपनी का हाल रिलायंस कम्युनिकेशन की तरह है, कंपनी का हाल बायजूस की तरह है, कंपनी का हाल किंगफिशर की तरह था, कंपनी का हाल जेट एयरवेज की तरह था, अगर ऐसा हाल हो रहा है तो डेफिनेटली कंपनी खतरे से खाली नहीं है, खतरे के निशान से खाली नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को रेफ़र करेगा ताकि कंपनी की फाइनेंशियल की हेल्थ को बढ़िया से मैनेज करा जा सके, मेंटेन करा जा सके।
ठीक है बच्चों, तो ये एफएम के बारे में जानकारी है हमारे पास। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक भाई साहब है मुकेश अंबानी जी, जिनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और लेटर से मान लो आज हमने बोला कि ये कंपनी हमारी 20 लाख करोड़ की क्या मेंटेन करके बैठी हुई है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मेंटेन करके बैठी हुई है। इसमें मुकेश अंबानी का जो हिस्सा है 50.4% का हिस्सा है। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 10 लाख करोड़ का जो हिसाब किताब है वो मुकेश अंबानी जी का एक रफ एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे। अब मुकेश अंबानी जी के रिलायंस के अंदर तो बड़े सारे ब्रांड हैं हमारे पास, आप जानते ही हैं। ये तेल के साथ भी खेलते हैं, ये केमिकल के साथ भी खेलते हैं, खेलना मतलब बिज़नेस करते हैं। ये पेट्रो के अंदर भी बैठे हुए हैं, ये रिटेल के अंदर भी आ चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इन्होंने जियो नाम का दावा ठोक रखा है ना। ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ चुके हैं। और काफ़ी सारे बिजनेस हैं, एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे ये उतर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मुकेश अंबानी जी हैं, जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिनकी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ की है, ये इतने सारे धंधों से पैसा कमा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द बिज़नेस इनके जो हैं आपके यूनिक कैटेगरी के हैं। किसी भी नए आदमी के लिए, नया कॉम्पिटिटर के लिए, जिसको हम न्यू एंट्रेंट कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर अंदर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके व्यापार में आने का मतलब है बहुत मोटा पैसा लगाना, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करना, तभी जाकर हमारा काम हो पाएगा। तो ये मुकेश अंबानी जी के बारे में जानकारी है जो मैंने आपको बताई। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि मुकेश अंबानी जी ने अभी लेटर से जियो को लॉन्च करा। अभी जियो में हमारे पास क्या चल रहा है, 5G चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को 6G लेकर आना है। 6G लाने के लिए मुकेश अंबानी जी को ज़्यादा नहीं, हमने कह दिया कि 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भैया, 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है किसके पास, मुकेश अंबानी जी के पास। ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ मेरे को चाहिए, ये पैसा मैं लगा दूंगा किसको लॉन्च करने में, 6G को लॉन्च करने में। और जैसे ही 6G को लॉन्च करूंगा वोडाफोन आइडिया पिट जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, एयरटेल भी हमारा पिट जाए। क्योंकि जब ये 2.5 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट होगा, किसके ऊपर इन्वेस्ट होगा, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट होगा। टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में अगर इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि जो इंटरनेट की स्पीड है मोबाइल फ़ोन के अंदर वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके। ठीक है जी, हो सकता है कि उसकी कॉस्ट हमारी और गिर जाए। और अगर ऐसा हुआ और ये कंपनीज अगर आपस में कॉम्पीट नहीं कर पाई तो डेफिनेटली इनको चोट लगेगी। और मुकेश अंबानी जी अभी भी इंडिया के नंबर 1 ही है, हो सकता है वर्ल्ड के नंबर 1 हो जाएं टेलीकम्युनिकेशन के बिज़नेस को लेकर। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुकेश अंबानी जी को कितना पैसा चाहिए बच्चों, मुकेश अंबानी जी को 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। क्या लॉन्च करने के लिए, जियो की 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए। अब ये 2.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आए। इनके घर वालों ने कहा, अनंत अंबानी ने कहा कि पिताजी आपके पास कुल मिला के संपत्ति 10 लाख करोड़ की है, उसमें से आप 2.5 लाख करोड़ खर्च लो, तब भी आपके पास 7.5 लाख करोड़ पड़े हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम बाहर धक्के धक्के क्यों खाएं, हम बाहर से उधार क्यों मांगे, अपनी बेइज्जती क्यों कराएं। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम पैसा लगा सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख करोड़ के पास आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो बढ़िया है। इन्होंने कहा, मुकेश अंबानी जी ने कहा, बेटा ये 2.5 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए मेरे को अपनी इक्विटी बेचनी पड़ेगी, और अगर मैंने अपनी इक्विटी बेची तो मेरा जो शेयर अभी 50.4 है वो नीचे गिर जाएगा, और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो होल्ड हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो भैया हम ये पैसा तो घर से नहीं लगा सकते, तो अब ये पैसा कहाँ लगाया जाए। ऐसे केस में राय कौन देता है, हमारे मोस्ट पढ़े लिखे आदमी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये CA वाला बंदा क्या करेगा, ये आपको यानी मुकेश अंबानी जी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा, और ये साधन बताएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करा जा सकता है एक्यूमुलेशन का, और जैसे ही वो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा कहाँ पे निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, वो हमारे पास जानकारी देगा। अब जाहिर सी बात है, छोटा सा फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, अनपढ़ आदमी भी समझता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी समझता है कि जब भी हम पैसा मार्केट से लेकर आएंगे, एक्यूमुलेशन वाला जब हम पैसा इकट्ठा करेंगे
तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किसके मुकाबले में, हमारी इन्वेस्टमेंट की अर्निंग के मुकाबले में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो मेरे खर्चे हैं कोई 5 लाख करोड़ के और मेरी आमदनी है 3 लाख करोड़ की, तो मर गया मैं तो, 2 लाख करोड़ का घाटा हो गया। हमने कहा हमारे जो खर्चे हैं वो 5 लाख करोड़ के हैं और हमारी आमदनी 8 लाख करोड़ की है। तो अब मेरे को लग रहा है इसको कहते हैं लापरवाही। मेरी जो एप्पल की पेंसिल है उस बेचारी का ध्यान तो हो गया है और वो चार्जिंग से हट गई है। चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि 5 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर हमारी आमदनी 8 लाख करोड़ की हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी इस लेक्चर को थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस आऊँगा, तब तक मेरी एप्पल की पेंसिल चार्ज हो जाएगी। और इट्स माय फॉल्ट कि अभी मज़ा शुरू ही हुआ था और बीच में इंटरप्शन आ गई है, पर कुछ नहीं होता, कुछ बढ़िया ही होगा तभी इंटरप्शन आई है। तो फ़िलहाल अभी इसको मैं यहीं पे शांत करता हूँ और थोड़े समय में दोबारा वापस आऊँगा।